स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है कोकरोच जनता पार्टी के टीम के ऊपर हुए अटैक के बारे में। कोकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट एज ए प्रेशर ग्रुप के रूप से वर्क है उसको कैरी आउट करते हैं। और समय समय पे आप देखिए कि जो डिफरेंट डिमांड्स हैं उनकी रिगार्डिंग में इनका प्रोटेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इनके द्वारा कुछ डिमांड्स की रिगार्डिंग में जो कैंपेन है उसको भी कैरी आउट है वो किया जाता है। अर्लियर फेज में इन्होंने नीट एग्ज़ाम का जो इश्यू था उसके रिगार्डिंग में एक प्रोटेस्ट किया था दिल्ली के वहाँ पे, जिसमें लार्जर नंबर के अंदर यूथ पॉपुलेशन है उनके द्वारा पार्टिसिपेट है वो किया गया था। और आप देखिए उस प्रोटेस्ट की वजह से उस समय हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है उसको सबमिट किया था। तो अर्लियर फेज में इस तरीके से इनके द्वारा एक प्रोटेस्ट है वो किया गया, जिसका इस तरीके से रिजल्ट रहा कि जो मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन किया। रिसेंटली इन्होंने एक कैंपेन है उसको लॉन्च किया है कि स्कूल जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बेटर करने के रिगार्डिंग में जो डिमांड है वो करना है। तो कैंपेन का नाम क्या है? कैंपेन का नाम है स्कूल ठीक करो। स्कूल ठीक करो कैंपेन चलाया गया। डिमांड किया जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर है वो किया जा सके। उसी के रिगार्डिंग में इनका जो टीम है, राजस्थान का जो कैपिटल सिटी है जयपुर, उसके नियर बाई एरिया के अंदर में एक स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए उनका विजिट है वो हुआ था। तो जहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ और अटैक के अंदर में जो आप देखिए कि इंजर्ड हुए होंगे या कोई इंजरी है वो आया होगा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड ये न्यूज़ है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्कूल एजुकेशन के अंदर में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में, कि प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग में कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स के अंदर में होना चाहिए। राजस्थान के वहाँ तो आप देखिए कि लास्ट ईयर के दौरान में भी एक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में डैमेज हुआ था, और कुछ कुछ स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में जाने वाले जो बच्चे थे, उनका वहाँ पे जो डेथ है वो भी हुआ था। तो उसके बाद में भी वो न्यूज़ है वो कंटिन्यूस रहा था कि क्यों हमें जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी तरीके का जो नेचुरल यहाँ पे जो डिजास्टर है उसको फेस है वो कर सके। और यूपीएससी आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जब गवर्नमेंट स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में भी क्यों प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नंबर्स हैं वो ओवर द ईयर्स इंक्रीज हुए हैं। क्या प्रॉब्लम है हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में? क्या क्वालिटी टीचिंग का कोई इश्यू है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इश्यू है, या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट है वो नहीं किया जाता है। इवन आप देखिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है वो एक टेस्ट के बाद में, इवन मल्टीपल टेस्ट हैं वो हुआ करते हैं, उसके बाद में उसका रिक्रूटमेंट हुआ करता है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी टीचर हैं उनका तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस है, बट क्यों क्वालिटी एजुकेशन है, क्यों यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम है उसके रिगार्डिंग में जो इश्यू है वो एग्जिस्ट है वो करता है। तो आपसे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके रिगार्डिंग में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। लार्जर इश्यू क्या एग्जिस्ट करता है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में? इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में एक इशू है वो हुआ करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब क्या करना चाहिए? हमें जो बिल्डिंग्स हैं उनको डेवलप करने का ज़रूरत है। इवन आप देखिए कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो विजन है जिनको कि अचीव करना है कंट्री को, तो एसडीजी जो गोल नंबर 4 है जो कि क्वालिटी एजुकेशन के बारे में मेंशन करता है, तो उसको भी हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट के अंदर में लाना चाहिए। 2030 से पहले इन गोल्स को हमें अचीव है वो करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो सेकंड आप देखिए कि लार्जेस्ट इश्यू है वो क्या एग्जिस्ट करता है कि स्कूल का ही ना होना, एक नियर बाई जो अप्रोचेबल एरिया है उसके अंदर में स्कूल का प्रेजेंस है वो ना होना। रिसेंटली आप देखिए कि काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में ऐसे जो इश्यूज हैं वो आए थे कि स्कूल को जो मर्जर है वो कर दिया जाएगा। तो मर्जर ऑफ स्कूल है यहाँ पे एक सेकंड लार्जेस्ट इश्यू है कि स्कूल का नियर बाई एरिया के अंदर में ना होना, जिसकी वजह से जो पर्सन है जिनको स्कूल का ज़रूरत है वो उसको एक्सेसिबल ना किए जाना, एक लार्जर डिस्टेंस को वो कवर करके स्कूल के लिए जाते हैं, और उसके बाद में उनको आप देखिए कि जो थर्ड लार्जेस्ट इश्यू है वो क्वालिटी एजुकेशन का ना मिलना। क्वालिटी एजुकेशन है उसका वहाँ पे ना मिलना, टीचर्स का एब्सेंस होना, क्वालिटी एजुकेशन का नहीं मिलना। फोर्थ, टीचर्स का एब्सेंस होना या टीचर्स का नॉन टीचिंग एक्टिविटी के अंदर में उनका इंगेजमेंट है वो होना। क्योंकि काफ़ी बार आप देखिए कि गवर्नमेंट जो है अदर जो डाटा कलेक्शन के जो वर्क हैं, जैसे कि सेंसस का जो एक्सरसाइज है, सेंसस के अलावा आप देखिए उससे पहले एसआईआर का जो एक्सरसाइज था, इन सभी के रिगार्डिंग में जो टीचर्स हैं उनको डिप्लॉय किया करते हैं उन डाटा कलेक्शन के जो यहाँ पे जो वर्क हैं उसके रिगार्डिंग में।
तो जो टीचर्स हैं उनका प्रेजेंस ना होना, नॉन टीचिंग एक्टिविटी के अंदर में उनका इंगेज है वो होना, ये भी यहाँ पे एक रीज़न है, एग्जिस्ट करता है स्कूल के प्रॉब्लम्स के अंदर में, जो कि ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन, लर्निंग आउटकम, इन सबको इम्पैक्ट है वो किया करता है। तो हमें सस्टेनेबल जो गोल नंबर 4 है उसको अचीव करना है, तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर में इम्प्रूवमेंट है उसका यहाँ पे ज़रूरत है वो रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो टीचर्स का पॉइंट हमने यहाँ पे रीड किया, इसके अंदर आप वैकेंसी का भी एक टर्म है उसको इंक्लूड कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे जो स्कूल के अंदर में टीचर्स हैं उनका प्रेजेंस नहीं है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है टीचर्स का स्टेट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा होना, और उसको समय के साथ में उनको आप देखिए कि रिक्रूट है वो ना करना, ये कुछ इश्यूज हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो FIR के बारे में है। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो आप देखिए कि पुलिस स्टेशन के वहाँ पे विजिट किए थे, कि जिस पर्सन के ऊपर में जो पैलेट गन है उसको फायर किया गया था, एक जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनका आप देखिए कि विजन का लॉस हुआ है एक आई के अंदर में, तो पैलेट गन का जो फायर हुआ था उनके ऊपर में, उसके रिगार्डिंग में जो FIR है उसको रजिस्टर किया जाए। तो उनके द्वारा कंटिन्यूस जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे उनका प्रेजेंस था लीडर ऑफ अपोजिशन का, और उसी के बाद में जो FIR है वो वहाँ पे रजिस्टर है वो हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क देते हैं। कुछ दिनों पहले आपसे एक क्वेश्चन भी हम पूछे थे डिस्कशन के अंदर ही, कि जो FIR है वो क्या हुआ करता है। क्या FIR है जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ करता है क्या? कोई भी पर्सन क्या इसको एक्सेसिबल कर सकता है, एज ये पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप से एग्जिस्ट है वो करता है क्या? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पैलेट गन है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि द हिंदू ने रिपोर्ट किया था। द हिंदू के द्वारा वो रिपोर्ट किया गया था कि जो पुलिस के द्वारा एक जनरल डायरी को मेंटेन किया जाता है। जनरल डायरी मेंटेन होता है कि किस इक्विपमेंट को, किस वेपन को कितना यूज किया गया है, किस तरीके से वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से। तो जो रैपिड एक्शन फोर्स है जिसको डिप्लॉय किया गया था उस प्रोटेस्ट सिचुएशन के दौरान में, तो उस जनरल डायरी के अंदर में कुछ वहाँ पे जो रिकॉर्ड्स मिले थे, जिसको द हिंदू ने अपने एक रिपोर्ट के अंदर में कोट है वो किया था, कि वो मेंशन करते हैं कि पैलेट का जो फायर है वो वहाँ पे किया गया, प्रोटेस्ट कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे। रिसेंटली आप देखिए कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक हाई पावर कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक फॉर्मर जज है उनका लीडरशिप के अंदर में हाई पावर कमेटी है, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने का जो डिसीजन है वो लिया गया, कि जो हाई पावर कमेटी है वो यहाँ पे पुलिस एक्शंस के रिगार्डिंग में जो एलिगेशन लगे हैं कि पुलिस ने एक्सेसिव एक्शन को कैरी आउट किया, पुलिस का जो अप्रोच है वो किसी तरीके से सेंसिटिव अप्रोच नहीं था, स्पेशली जो जो गर्ल चाइल्ड हैं जो कि उस प्रोटेस्ट साइट के अंदर में थे, उनके रिगार्डिंग में जो उनके एक्शन है वो वहाँ पे सेंसिटिव है वो नहीं थे। तो पुलिस के एक्शन है, पुलिस का जो एट्रोसिटी है, उनको आप देखिए कि एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे एक हाई पावर कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अगर हम पैलेट गन्स के बारे में रीड करें, पैलेट गन्स आप देखिए कि प्रोटेस्ट के दौरान में यूज हुआ करते हैं 2016 के समय में, 2021-22 के भी समय में, 2016 में तो कश्मीर के वहाँ पे इसका यूज है वो आपको मिलता है। फिर आप देखिए कि जो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे 22-23 के समय में पंजाब हरियाणा बॉर्डर के वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग में भी न्यूज़ था कि वहाँ पे भी इसका यूटिलाइजेशन है वो किया गया है। क्या इसको यूज करना चाहिए? आप देखिए कि यूज करने का जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर में तो ऑथराइज नहीं हुआ करता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर में इसका यूज है वो हो, बट अगर वायलेंट प्रोटेस्ट है उस वहाँ पे उसको कंट्रोल करना है, भीड़ है उसको डिस्पर्स करना है, तो उसके रिगार्डिंग में जो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस फोर्सेज हैं, वो डिफरेंट एक्शंस को लिया करते हैं, जिससे कि वहाँ पे कोई लार्जर इम्पैक्ट ना हो, भीड़ का वहाँ पे इम्पैक्ट है वो ना हो। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखा अभी, ये जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में है, कि जो फॉरेन कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट आया करता है हमारे कंट्री के रिगार्डिंग में। तो मार्च के मंथ के समय में कुछ चेंजेज हैं वो किए गए थे FDI के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आता है उसके रिगार्डिंग में, कि हमारे जो नाइबर कंट्री हैं जिनके साथ में हमारा लैंड बाउंड्री है वो टच होता है, तो जो लैंड बाउंड्री कंट्री हैं अगर उनका जो कोई भी यहाँ पे आप देखिए कि जो कोई कंपनी है, कोई यहाँ पे फर्म है जिसमें 10% का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको भी अलाउ है वो किया जाएगा, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ होगा।
तो इसमें यही मेंशन है कि पिछले कुछ समय में जब से ये जो नए रूल्स हैं वो चेंज किए गए हैं, स्पेशली आप देखिए कि चाइना से जिन कंट्री जो ऐसी फर्म है जिसका चाइना का किसी तरीके से 10% का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ फर्म का, तो उनको भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई के अंदर में अलाउ है वो किया जाए। 4000 करोड़ के आसपास का कुछ यहाँ पे अमाउंट बताया गया है। 29 प्रोजेक्ट्स के अंदर में ये एफडीआई है वो यहाँ पे आया है रिवाइज फ्रेमवर्क के थ्रू। जो यहाँ पे लैंड बेस कंट्री हैं, हमसे बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री हैं, उनका जो फर्म है उसके 10% के ओनरशिप को जब से अलाउ है वो किया गया। अब यहाँ पे एग्जाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू उनको अलाउ है वो किया जाएगा। तो ऑटोमेटिक रूट के अलावा दूसरा कौन सा रूट हुआ करता है एफडीआई के कोई प्रोजेक्ट है उनके रिगार्डिंग में, तो एक अप्रूवल का रूट होता है कि यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को अथॉरिटी हैं जो बोर्ड हैं वो अप्रूवल को कैरी आउट करें। तो ये जो अप्रूवल जो हुआ करता है ये किसके द्वारा ग्रांट किया जाता है। अप्रूवल आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो DPIIT नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उनके डोमेन के अंदर में एक बोर्ड यहाँ पे हुआ करता है। बोर्ड को हम बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर फैसिलिटेटर पोर्टल के नाम से जानते हैं, FIFP फॉरेन इन्वेस्टर फैसिलिटेटर पोर्टल है, जो कि DPIIT के अंडर में वर्क किया करता है। ये इंस्पेक्ट करता है बेसिकली कोई भी अप्रूवल के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे प्रपोजल होता है उसको। बाद में आप देखिए कि जो हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स का जो कमेटी है वो उसको लेटर फेज में अप्रूवल देते हैं, बट इनिशियली जो एग्जामिनेशन है वो इसी फॉरेन जो इन्वेस्टर फैसिलिटेटर पोर्टल है उसके द्वारा हुआ करता है, जहाँ पे अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है। अब ये जो 4000 कुछ करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है 29 प्रोजेक्ट के अंदर में, जब से रूल्स के अंदर में चेंज हुआ है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें लार्जर वे के अंदर में ये इन्वेस्टमेंट आया। अब देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, वैसे भी इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो आया करता है एफडीआई के थ्रू। फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक इमर्जिंग एरिया है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर के अंदर में आया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, फार्मास्यूटिकल है, डाटा सेंटर हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो फंडिंग आया है यहाँ पे एफडीआई का जो रूट है उसके थ्रू। नेक्स्ट आप देखिए कि यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड और क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो जानकारी ये होना चाहिए कि किस कंट्री से हमारे यहाँ पे लार्जर नंबर्स के अंदर में जो एफडीआई का जो फंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो आया करता है। तो एफडीआई का जब हम फंडिंग के बारे में देखते हैं, एफडीआई का जो फंडिंग है वो हमें आया करता है सिंगापुर से। सबसे हाईएस्ट जो है वो है सिंगापुर, सबसे हाईएस्ट है सिंगापुर के वहाँ से। फिर आप देखिएगा आपको यूएसए है, मॉरिशस है, उनका भी जो नंबर्स है वो सेकंड और थर्ड के ऊपर में मिलेगा कि यूएसए या जो मॉरिशस है। कभी कभी ये नंबर्स आपको अप एंड डाउन किया करते हैं, पर जो फर्स्ट नंबर है वो सिंगापुर का है काफ़ी दिनों से, जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर के अंदर में जो एफडीआई के थ्रू हम पैसा हैं उसको रिसीव करते हैं। ये जो रूल्स चेंज किए गए जिसमें काफ़ी सारी ऐसी एंटिटी हैं, चाइनीज़ जो 10% का जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ फर्म का, जो मॉरिशस में भी हैं, यूएसए के वहाँ पे भी हैं, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया हैं, जापान हैं, सिंगापुर हैं, इवन आप देखिए कि जो केमैन आइलैंड्स हैं वहाँ से उन फर्म्स का ये जो पैसा है इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू 4000 जो कुछ करोड़ का जो पैसा है वो यहाँ पे आया है। हमने क्वेश्चन देखा कि सबसे ज़्यादा किससे आता है, सिंगापुर से आता है, यूएसए एंड मॉरिशस से आता है ओवरऑल जो एफडीआई है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर में किस स्टेट को सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर हमारे कंट्री में हम स्टेट के रिगार्डिंग में देखें तो महाराष्ट्र आप देखिए कि लीडिंग स्टेट है। महाराष्ट्र के अलावा जो कर्नाटका है वो यहाँ पे सेकंड नंबर के ऊपर में स्टेट है वो आया करता है। तो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है उसका भी इस्टेब्लिशमेंट है। जो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं या जो अदर इंडस्ट्री हैं, उनका भी प्रेजेंस है इन स्टेट्स के वहाँ पे। आईटी वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पे आया करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके एक स्टेटमेंट के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कहा गया कि जो नेशनल सॉन्ग है जो हमारा क्या है, वंदे मातरम सॉन्ग के थ्रू आप देखिए कि जो कल्चरल नेशनलिज्म है उसको प्रमोट है वो हुआ है कि कैसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में भी ये जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसके द्वारा एक कल्चरल नेशनलिज्म है उसको क्रिएट करने का कोशिश किया गया था।
और प्रेजेंट समय के अंदर में भी आप देखिए कि कैसे यहाँ पे जो यूनाइट करने का जो ये यूनाइट करने के रिगार्डिंग में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है कल्चरल नेशनलिज्म के लिए इसका इम्पोर्टेंस। गवर्नमेंट ने रिसेंटली हमारे जो नेशनल सॉन्ग है उसके रिगार्डिंग में क्या चेंज यहाँ पे किए हैं। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि एक हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ओनर एक एक्ट हुआ करता था 1971 का। एक्ट का नाम क्या है? प्रिवेंशन की रोकना है, क्या रोकना है? इंसल्ट टू द नेशनल ओनर, कि जो नेशनल ओनर के रिगार्डिंग में जो थिंग्स हैं उनको यहाँ पे इंसल्ट है उसको प्रिवेंट है वो करना है। तो इस एक्ट के थ्रू जो जो पहले हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो एंथम है वही उसमें आया करते थे। अब आप देखिए कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है उसको भी इंक्लूड है वो किया गया है। तो ये तो यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है इसके रिगार्डिंग में। अब आपको और क्या बेसिक पता होना चाहिए? बेसिक आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा इसको लिखा गया है और कब इसको पब्लिश किया गया, वो सब बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। लिखा किसके द्वारा गया है? इसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या कहीं कहीं आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनके बारे में इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। अब कब इसको लिखा गया? पहले आप देखिए कि इसका जो पब्लिकेशन है वो 1875 के समय एक जर्नल हुआ करता था। जर्नल का नाम है बंग दर्शन। जर्नल का नाम क्या है? बंग दर्शन। उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था। बंग दर्शन के बाद में इसको 1882 के समय इसको एक नोवेल के अंदर में लिखा गया, उसमें इसको पब्लिश किया गया। नोवेल का नाम क्या है? आनंद मठ। नोवेल का जो नाम है वो क्या है? आनंद मठ है, 1882 के समय। बाद में आप देखिए कि ये जो राइटिंग है आनंद मठ के अंदर में, इसका इंग्लिश के अंदर में भी ट्रांसलेशन हुआ था। इसका एक इंग्लिश नोवेल के अंदर में भी ट्रांसलेशन हुआ था जिसका नाम है अबे ऑफ सेलिस, इस तरीके से इसका नेम है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? नरेश चंद्र सेन गुप्ता हैं। क्या नाम है स्टूडेंट्स? नरेश चंद्र सेन गुप्ता। इसको एक बार आप रेफर कर लेना कि इंग्लिश ट्रांसलेशन किस बुक में इसका किया गया है वंदे मातरम का। तो नरेश चंद्र सेन गुप्ता हैं, उनके द्वारा ये किया गया। इस बुक को एक बार आप गूगल करोगे तो आपको करेक्टली वे के अंदर इसका नेम है वो यहाँ पे मिलेगा। अब आप देखिए कि 1875 फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ बंग दर्शन, फिर आनंद मठ के अंदर में इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन नरेश चंद्र सेन गुप्ता के द्वारा किया गया। हमारा जो 1905 के समय में जो बंगाल पार्टीशन का समय था, उस समय वंदे मातरम ने आप देखिए कि कंट्री को यूनाइट करने के अंदर में भी और बंगाल के रीजन के अंदर में लोगों को एक दूसरे के साथ में जो यूनिटी का जो फीलिंग है वो ये प्रोवाइड करता था। कैसे लोगों ने वंदे मातरम को वहाँ पे गाया था बंगाल पार्टीशन मूवमेंट के समय में, और स्वदेशी मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट है वो हुआ था। बाद में आप देखिए कि जब इसका जो फर्स्ट टाइम कांग्रेस सेशन में जो इसको गाया गया था, कि फर्स्ट टाइम किस कांग्रेस सेशन में वंदे मातरम है उसको गाया गया था, वो 1896 के समय में कैलकाटा के वहाँ पे सेशन हुआ था। फिर 1937 के समय में कांग्रेस ने इसको नेशनल सॉन्ग के रूप से अडोप्ट किया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे काम हैं वो किए थे, जैसे हमारा कॉमनवेल्थ के लिए मेंबरशिप को रिकॉग्नाइज करना। 22 जुलाई 1947 को जो कि पिंगाली वेंकैया के द्वारा हमारा जो फ्लैग को जो फ्रेम किया गया है उस फ्लैग को अडोप्ट करना कि ये हमारा तिरंगा जो है वो हमारा फ्लैग रहेगा, इस तरीके से वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। फिर 24 जनवरी 1950, 2 डेज बिफोर हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है, उससे पहले आप देखिए कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारा जो सॉन्ग है, हमारा जो एंथम है, उसको भी वहाँ पे अडोप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में था कि कैसे उन्होंने ये जो काम किए और कैसे इनको रिकॉग्नाइज है वो किया गया। अब यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क आपको ये देते हैं कि आर्टिकल 51A को जब आप रीड करते हो, आर्टिकल 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आप रीड करते हो, जो स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एग्जिस्टेंस में आया था, तो आप देखिए कि इसके अंदर में जो फर्स्ट ड्यूटी है कि अबाइड बाय द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। क्या हमें
वहाँ पे नेशनल सॉन्ग का मेंशन मिलता है क्या? जो फर्स्ट ड्यूटी है आर्टिकल 51A के अंडर में, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंदर में नेशनल सॉन्ग का मेंशन है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, और होमवर्क में पार्टिसिपेट करोगे जब ही ये जो थिंग्स हैं वो आपको समझ में आएंगी, बार बार आपके लिए रिवाइज होंगी, तो आपको पार्टिसिपेट है वो यहाँ पे करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंस देखा यहाँ पे वंदे मातरम के बारे में। अभी आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में अगर कोई भी इसका जो गाइडलाइंस है उनको अगर आप देखिए कि ओबे नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन है वो कैरी आउट हो सकते हैं, जब से इसको जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट है उसमें इंक्लूड है वो किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में आप देखिए, एक तो वहाँ पे ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है जो हमारा श्री राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के रूप से एग्जिस्ट करता है, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, और कुछ लिखा है उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में है, उनका क्या रोल था, कैसे वो चीफ एज ए पर्सन के रूप से काम किया करते थे कंस्ट्रक्शन वर्क में। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा। तो आपको क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपको एक तो बेसिक ये पता होना चाहिए कि राम टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है किस सिटी के अंदर में किया गया है, अयोध्या के वहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। कौन सा रिवर वहाँ से फ्लो करती है, किस रिवर के बैंक के ऊपर में वो जो सिटी है वो सिचुएटेड है, तो सरयू नाम का वो रिवर है, सरयू नाम का एक रिवर है वो वहाँ से फ्लो करती है, उसी के बैंक के ऊपर में अयोध्या नाम का जो सिटी है वो सिचुएटेड है। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जिन पर्सन का ये नेम बताया गया है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएमबी हुआ करते थे पहले। वो ये जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, नृपेंद्र मिश्रा जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम है वो हुआ करते थे। तो हम इस पोस्ट के बारे में रीड करेंगे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम जो हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं। जब आप पीएमओ के बारे में रीड करते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में, तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम है वो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं वो हुआ करते हैं। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पीएमओ के बारे में कि पीएमओ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीएमओ के जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं वो कौन होते हैं, क्या हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एनएसए हुआ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वही इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेगा। पॉलिटिकल हेड तो पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर इसके पॉलिटिकल हेड होते हैं। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ये बॉडी हुआ करती है कंट्री के अंदर में, जहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं और बाद में वो इन्फॉर्म किया जाएगा, मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे भी कंसल्ट है वो वहाँ पे किया जाएगा। तो ये हम यहाँ पे ये जो पर्सन का नेम था इस वजह से हम इस टॉपिक को डिस्कस हैं वो किए हैं, क्योंकि हो सकता है इनडायरेक्टली वे के अंदर में कहीं कहीं आपको न्यूज़ है वो काम आए। विशाखापट्टनम नाम का जो सिटी है वहाँ पे एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का जो फोटो है उसके थ्रू ये शो किया गया है, सिटी को दिखाया गया है कि इवनिंग के समय में, सनसेट के समय में कैसे वो जो सिटी है वो ब्यूटीफुल वे के अंदर में दिखाई है वो देता है। एग्जाम के पर्पज़ से कुछ इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। लाइट हाउस आप देखिए कि जो कोस्टल सिटीज़ हैं उनमें लगाया जाता था, जिससे कि वो पास होने वाला जो जो वाटर बॉडी है, जो जो वहाँ पे वाटर वेसल है, वो बेसिकली रिकॉग्नाइज कर सके कि यहाँ पे जो टेरिस्ट्रियल एरिया है जिसको उनको पता है वो लग सके। तो इस वजह से लाइट हाउस है वो अर्लियर फेज में ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कोस्टल जो सिटीज़ हैं उन एरियाज़ के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए अभी जो विशाखापट्टनम का एरिया है वहाँ पे एक डाटा सेंटर का भी जो क्रिएशन है उसकी वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था, और वहाँ के एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि डाटा सेंटर को जो पानी का जो रिक्वायरमेंट रहेगा, हमारे ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम वो ना क्रिएट करे। इस वजह से जो पोलावरम प्रोजेक्ट है जो गोदावरी रिवर के ऊपर में बनाया गया है पोलावरम प्रोजेक्ट, उसके थ्रू जो पानी इसको डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि गोदावरी का काफ़ी सारा जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, तो वहाँ पे वो पानी ना जाए और इसको डाटा सेंटर के रिगार्डिंग में यूज है वो कर लिया जाए, और ग्राउंड वाटर को किसी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये मिनिस्टर का यहाँ पे स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि शुगर का जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं, चीनी का जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि कुछ स्टेट्स के अंदर में जो चीनी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुए हैं। अब यहाँ पे जो अपोजिशन का पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा है कि चीनी का प्राइस इस वजह से इंक्रीज हुए हैं कि इथेनॉल के अंदर में इसका यूज है वो किया गया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है इसके रिगार्डिंग में, इथेनॉल के पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पे जो क्लेम है वो किया गया है। गवर्नमेंट ने आप देखिए कि इस क्लेम को यहाँ पे डिनाई किया है कि इथेनॉल के रिगार्डिंग में कोई यहाँ पे
चीनी का जो यूज है, शुगर केन का जो यूज है वो नहीं हुआ है। 3/4 जो यहाँ पे इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली आपको जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के थ्रू मिलता है, जिसमें भी मेज का यहाँ पे डोमिनेशन है कि ग्रेन्स के थ्रू यहाँ पे 3/4 जो प्रोडक्शन है, और उसके अंदर में भी जो मेज है उसका यहाँ पे जो मक्का है उसका डोमिनेशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे कुछ रीजन्स बताए गए हैं कि इन कारणों की वजह से जो शुगर प्राइस है उसके अंदर में इंक्रीज हुआ, जिसका इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, जो टारगेट है, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट का जब प्राइस इंक्रीज होता है, इकोनॉमी में आप देखिए कि काफ़ी बेसिक है कि डिमांड एंड सप्लाई, उसके ऊपर में जो काम है वो वर्क करता है कि अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज करेगा। हमारे कंट्री में आप देखिए कि शुगर को हम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, बट मैक्सिमम हमारा जो शुगर है वो हमारे खुद के ही डोमेस्टिक कंजप्शन के अंदर में ही काम आया करता है। फर्स्ट लार्जेस्ट हम नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रीजन्स बताए गए हैं कि डिमांड एंड सप्लाई में किस तरीके से ये चेंज आया। फर्स्ट यहाँ पे कहा गया कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वही एक्सपेक्टेड लाइन से काफ़ी लोअर है, काफ़ी कम है। कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन वही आप देखिए कि जो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड लाइन है उससे काफ़ी कम प्रोड्यूस है वो हुआ है, डिमांड हमारा ज़्यादा है। सेकंड, यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज हुआ है। डिमांड किस वजह से इंक्रीज हुआ? एक तो आप देखिए कि फेस्टिवल का जो सीज़न है वो आने वाला है, फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है, वेडिंग का सीज़न आने वाला है। उसी के रिगार्डिंग में हमने ऑयल के बारे में भी रीड किया था कुछ दिनों पहले कि हमारा जो 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 आप देखिए कि जो कंपनीज़ हैं, जो पर्सनस हैं, जो इस ट्रेड के अंदर में इंगेज हैं, उन्होंने भी यहाँ पे ऑयल का जो परचेज है, जो जो सनफ्लावर का जो ऑयल आया करता था यूक्रेन रसिया से, और वहाँ पे जो शिप वेसल्स पे जैसे टारगेट हुआ, तो हमने भी आप देखिए कि जो सनफ्लावर का ऑयल के अलावा यहाँ पे जो अल्टरनेटिव जो सोया ऑयल है उसको परचेज है वो किया है हमारे जो ट्रेड के अंदर में इंगेज पर्सन है उनके द्वारा। तो फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है, वेडिंग का सीज़न आने वाला है, यहाँ पे जो शुगर का डिमांड है वो ज़्यादा रहेगा, तो इस वजह से भी यहाँ पे प्राइस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। सेकंड, आप देखिए कि जो डिमांड इंक्रीज हुआ है तो ओवरऑल यहाँ पे प्राइस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। थर्ड, यहाँ पे वेदर कंडीशंस को बताया गया कि वेदर रिलेटेड जो डैमेज है वो शुगर केन क्रॉप को ऑलरेडी हो चुका है, कि वेदर की वजह से शुगर केन का जो क्रॉप है उसको ऑलरेडी यहाँ पे डैमेज हो चुका है। तो ओवरऑल जब शुगर केन ही नहीं सप्लाई होगा तो शुगर का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कहाँ से होगा। फोर्थ, यहाँ पे आप देखिए कि ग्लोबल सप्लाई के अंदर में डिस्टरबेंस होना, वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से वेस्ट एशिया जो जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्टरबेंस वो क्रिएट होना, सप्लाई चेन का डिस्टरबेंस यहाँ पे एक रीजन है। और इसके अलावा आप देखिए कि होर्डिंग है उसको भी रीजन बताया गया। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, जो इस ट्रेड के अंदर में इंगेज पर्सन है वो होर्डिंग को करेंगे, एक लिमिटेशन उनके द्वारा सप्लाई नहीं किया जाएगा मार्केट के अंदर में, जिससे कि मोर प्राइस इंक्रीज हो और वो वहाँ पे बेनिफिट है उसको रिसीव कर सकें। अब ये जो हमारा असेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो हम काफ़ी बार गवर्नमेंट अथॉरिटी उसको यूज करते हैं होर्डिंग को रोकने के लिए, होर्डिंग है वो नहीं होना चाहिए, होर्डिंग को किस तरीके से रेगुलेट है वो किया जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक चेंज ये भी किया है कि 10 लाख टन का जो रो शुगर जब इंडिया में आएगा तो उसको फ्री वे के अंदर में इंपोर्ट किया जाएगा, उसका जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस है वो किया है। फ्री इंपोर्ट के बारे में है कि 10 लाख टन का जो शुगर है उसको हम अलाउ करें। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस कंट्री में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। हम तो सेकंड हाईएस्ट के ऊपर में है और हमारा खुद का ही कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील नाम का जो कंट्री है जो यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट के रूप से एग्जिस्ट करता है। बट काफ़ी बार आप गूगल करना, आप गूगल करोगे कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर में शुगर का जो बाउल है, जो चीनी का कटोरा है, मीन्स किसके पास में शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा क्यूबा। क्यूबा आइलैंड जो कि यूएस के पास में है, उसके इकोनॉमिक ब्लॉकेज की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में भी है पिछले कुछ समय से। क्यूबा आप देखिए कि बाउल ऑफ द शुगर के रूप से उसको बोला करते हैं क्योंकि वो पहले वहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा था, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होता है, पॉलिसी चेंज होता है, और वहाँ पे फिर प्रोडक्शन है वो डे बाय डे डिक्लाइन है वो करता गया। अभी जो जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो ब्राज़ील है, बट वो एक नेम वहाँ पे नेम ऐड होने के साथ में, कंट्री के साथ में, स्टिल आपको क्यूबा का जो नाम है
वो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से उसको जाना करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे ब्रिक्स का जो मीटिंग है उसके बारे में है। क्या आप देखिए कि ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ। ब्रिक्स का मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? इंडिया के अंदर में होगा। क्या इंडिया फर्स्ट टाइम ब्रिक्स के मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा क्या इस साल? आप देखिए कि फर्स्ट टाइम इंडिया है वो इस मीटिंग को नहीं करेगा। पहले तो आप देखिए कि ब्रिक का जो नाम है वो ब्रिक्स का जो नाम है वो ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक्स का जो नाम है वो क्या हुआ करता था? ब्रिक हुआ करता था। फिर बाद में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है तो इसका नाम बनता है ब्रिक्स, और इसका जो फर्स्ट मीटिंग होता है वो होता है 2011 के समय में ब्रिक्स का जो मीटिंग होता है। अब इंडिया ने 2012 के समय इसका मीटिंग करवाया था। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो मीटिंग हुआ वो 2012 में हुआ। फिर 2016 जब गोवा के वहाँ पे इसका मीटिंग हुआ था, और 2021 जब कोविड का समय था, जब डिजिटल वे के अंदर में जो मीटिंग हुआ था वो इंडिया में हुआ था। तो इंडिया इस तरीके से ब्रिक्स का जो मीटिंग है उनको करवा चुका है। अब इंडिया में 2026 में होगा तो इंडिया ने एक थीम रखा है। थीम क्या रखा है इंडिया के द्वारा? कि हमें रेजिलियंट को बिल्ड करना है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी तो ये यहाँ पे थीम है 2026 का जो मीटिंग है उसके रिगार्डिंग में। अब न्यूज़ है वो क्या है? न्यूज़ ये है कि मीटिंग होने से पहले इसके जो मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग होता है। कुछ दिनों पहले हमने इन्वायरमेंट मिनिस्टर के बारे में देखा था, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर का वो मीटिंग था। उसके अंदर में आप देखिए कि जो जो यूरोपियन कंट्रीज़ का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको क्वेश्चन है वो किया गया था कि कैसे वो इंटरेस्ट उनको हर्ट है वो करता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का वहाँ पे डिस्कशन था। उस टॉपिक को भी हम न्यूज़पेपर डिस्कशन में इंक्लूड हैं वो किए थे। अब यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उनका हुआ है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम इनोवेशन को एक थीम के रूप से रखे हैं, तो हमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, जो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी हैं, हम जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके लिए, उनको हमें ध्यान के अंदर में रखना चाहिए। तो आप देखिए कि जो जो नया टेक है, टेक्नोलॉजी को ध्यान के अंदर में रखना है, नया जो अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पे ध्यान के अंदर में रखना है। और ये नया टेक्नोलॉजी, नया अपॉर्चुनिटी, इसका यूज कैसे होना चाहिए? ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के रूप से इसका यूज है वो होना चाहिए, कि ह्यूमन सेंट्रिक वे के अंदर में डेवलपमेंट किया जाए, इसका यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पे किया जाए। हमारे जो मिनिस्टर हैं, मीटिंग को आप देखिए कि होस्ट किया गया है, तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसको यहाँ पे उनके द्वारा मेंशन है वो किया गया। उन्होंने मेंशन किया नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, कि जो नेशनल क्वांटम मिशन हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? नेशनल क्वांटम मिशन एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका ये यहाँ पे इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। अब आप देखिए कि ये कुछ ईयर्स के लिए चलाया गया है इस मिशन को। यहाँ पे 2023 से लेकर 31 का वो समय है जबकि लिए इसको चलाया गया है। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम यही है कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसके जो अलग अलग विंग हैं, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, क्वांटम कम्युनिकेशन भी है, क्वांटम आप देखिए कि सेंसिंग है या टेक्नोलॉजी है, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस है, उनको यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया जाए, उनको बूस्ट है वो किया जाए हमारे कंट्री के अंदर में। और वैसे भी आप देखिए कि ट्रिपल हेलिक्स एक मॉडल भी एग्जिस्ट करता है, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का डिमांड है कि वो उस तरीके से वहाँ पे एक ग्लोबल जो क्वांटम हब है उसको वहाँ पे डेवलप करें। तो ये तो हुआ नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। बायो E3 पॉलिसी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, बायो E3 पॉलिसी। अब ये E3 क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का किस में यूज? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में भी करना है, इन्वायरमेंट में भी और एम्प्लॉयमेंट के अंदर में भी। नेशनल जियो स्पेटियल जो पॉलिसी है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन जो टोपोग्राफी का सर्वे है वो करना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करना है। तो ये गवर्नमेंट के जो भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो इनिशिएटिव है उसको यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ने मेंशन किया। ब्रिक्स के जो लोग हैं जिनका यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर का
जब मीटिंग हुआ तो एक कोलोब्रेशन और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के बारे में मेंशन करते हुए ये मीटिंग हुआ है। अब ब्रिक्स के बारे में जब हम रीड करते हैं तो आपको ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्री हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से इसके मेंबर कंट्री एग्जिस्ट करते हैं, ब्रिक्स का जो वेटेज है वो प्रेजेंट समय के अंदर में किस तरीके से है। आप देखिए कि जब ब्रिक्स के बारे में मेंशन किया जाता है तो क्या ये ग्लोब के अंदर में 80% ट्रेड को ये मेंशन करता है क्या, तो आप देखिए कि 80% ट्रेड को ये नहीं रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो 20% जो ट्रेड है, 20% का जो ट्रेड है उसका रिप्रेजेंटेशन ब्रिक्स का ये ग्रुप है यहाँ पे। 40% जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करता है, 40% ऑफ जीडीपी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। 80% को यहाँ पे हम इरेज करेंगे। और आप देखिए कि 49.5% ऑफ पॉपुलेशन है उसको भी ये रिप्रेजेंट है वो करता है ब्रिक्स एज ए ग्रुप यहाँ पे। तो इस तरीके से ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस है ग्लोबल वे के अंदर में। कौन कौन से कंट्री हैं जो इसके मेंबर बने हैं, पहले तो आप देखिए कि 5 कंट्रीज के मेंबर हुआ करते थे। 5 कंट्रीज का मेंबरशिप को एक्सपेंड किया गया और अब आपको जो वेस्ट एशिया का रीजन है वहाँ से कुछ कंट्रीज मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए कि एक तो इजिप्ट नाम का नेशन सिचुएटेड है इसके मेंबर के रूप से, इथोपिया है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। इथोपिया के अलावा स्टूडेंट्स इंडोनेशिया है, ईरान है, सऊदी ने अभी ऑफिशियली नहीं ज्वाइन किया है बट इसका मेंबर है वो यहाँ पे। और इंडोनेशिया को तो रिसेंटली इसका मेंबरशिप मिला है। और यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो ये कुछ कंट्री हैं जो मेंबर के रूप से एग्जिस्ट है वो हुआ करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली आप देखिए कि पुलिस के जो एक्शंस हैं और जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का जो यूज किया गया उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चंस को रेज करता है कि टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ है और टेक्नोलॉजी को आप देखिए कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो यूज किया गया है, ना कि उसको एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू उसको बैकिंग है वो प्रोवाइड किया जाए, उसके बजाय उनका यहाँ पे जो यूज हुआ है टेक्निकल जो एबिलिटीज जो यहाँ पे ग्रो हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज किया जाना पर प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री में कोई भी जो लॉ है, कोई भी स्टैट्यूट है वो इसको गवर्न है वो नहीं करता है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को कोई भी जो स्टैट्यूट है वो यहाँ पे गवर्न है वो नहीं करता है। अब गवर्न नहीं करता है तो इसको किस तरीके से यूज किया गया, स्पेशली इसका जो एनसीआरबी है उसके साथ में जो लिंकेज है वो करने वाला, पर्सन्स का जो राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे मिला हुआ है। तो एक जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी, नया जो यहाँ पे जो टेक है उसको यूज किया जाए तो एक जो प्रोपोर्शनलिटी का जो टेस्ट है उसको इस्टेब्लिश करते हुए उसको ऑथराइज करते हुए उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी के साथ में किसी तरीके से इंटरफेयर है वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस को एग्जामिन करेगा हाई पावर कमेटी जो कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो उसी के थ्रू ये एग्जामिन यहाँ पे रहेगा। कोर्ट का हाई पावर कमेटी इसको एग्जामिन करेगा। नॉइस के बारे में है, नॉइस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि बिहार का एक केस है तो इसके अंदर में जो पटना हाई कोर्ट है उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको बताया गया कि फरवरी 2025 के समय में सुरेंद्र प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार केस के अंदर में जो हमारे डीजे जो आप देखिए कि म्यूजिक सिस्टम हुआ करते हैं उनको एक सिंगल सोर्स, मेजर सोर्स बताया गया है कि उसकी वजह से किस तरीके से नॉइस पोल्यूशन है वो हुआ करता है। और जो हमारे यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, जिन बोर्ड्स का आप देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके भी एक फेलियर को ये दिखाता है कि कैसे वो यहाँ पे ये जो नॉइस के जो इक्विपमेंट है उनको कर्ब करने के अंदर में आप देखिए अनेबल हैं, फेल्ड हुए हैं, उसको ये बताता है। आर्टिकल 21 हर एक पर्सन को राइट ग्रांट करता है कि उसको यहाँ पे राइट टू लाइफ है, डिग्निफाइड वे के अंदर में उसको राइट टू लाइफ है वो मिला हुआ है। बट आप देखिए कि जो अनलॉफुल यहाँ पे जो वॉइस हैं, जो उसका जो लाइफ है उसको इम्पैक्ट करते हैं, उससे भी उसको बचाने का जो राइट है वो देता है आर्टिकल 21 यहाँ पे। तो उसी के पर्सपेक्टिव से अर्बन एरियाज़ के अंदर में ये जो डीजे सिस्टम है, जो म्यूजिक सिस्टम है, उसका जो इम्पैक्ट होता है एल्डर पर्सनस के ऊपर में, कैसे उनका जो क्वालिटी स्लीप है उसको ये इम्पैक्ट करता है, तो उसको रोका जाना चाहिए। एक लिमिटेशन यहाँ पे डिसाइड हो कि इससे पहले वहाँ पे ये जो डीजे सिस्टम है वो क्लोज होने चाहिए।
उन सभी के बारे में ये मेंशन करता है। कावेरी रिवर का जो इश्यू है, ड्राई कैसे है वो रिवर, वहाँ पे प्रॉपर वाटर उसको रिसीव नहीं हुआ, इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले कुछ दिनों से रीड हैं वो किए हैं। कावेरी रिवर जो कर्नाटका का एरिया है, ब्रह्मगिरी हिल्स, तालकावेरी नाम की जगह, वहाँ से ओरिजिनेट करते हुए तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के एरिया के अंदर में ये फ्लो है वो करता है। और आप देखिए कि एक पोर्टल सिटी है जो कि आप पल्लवाज के समय रीड करते हो, जो चोला या पल्लवा के समय रीड करते हुए पोर्टल स्पोर्ट सिटी है, वहाँ पे इसका जो ड्रेनेज है वो आपको मिलेगा, जिसको हम पंप पुहार के नाम से जानते हैं। कावेरी रिवर इम्पोर्टेंट है, कुछ आइलैंड्स को भी ये बनाती है। जैसे कि आप देखिए कि आप जो मैसूर का जो रूलर हुआ करते थे, मैसूर के रूलर हैं हैदर अली, और हैदर अली के जो बेटे हैं टीपू सुल्तान, उनका जो कैपिटल एरिया हुआ करता था श्रीरंगपट्टनम, वो भी आप देखिए कि एक आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड है, जो कावेरी रिवर की वजह से फॉर्म है वो हुआ करता है। अब कावेरी रिवर का जो पानी ना रिसीव होना, प्रॉपर उसमें सप्लाई ना होना, ये कुछ रीजन्स हैं जिसको यहाँ पे बताया गया। एग्जाम के पर्पज से ऑलरेडी हम इन पॉइंट्स को रीड हैं वो कर चुके हैं। एमजी नरेगा स्कीम के बारे में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने कहा कि वो काफ़ी, आप देखिए कि सैल्यूटरी स्कीम उसको बताया है, ना तो वो कोई फ्री बी के रूप से एग्जिस्ट करता था, ना कोई वो वहाँ पे लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको कैरी आउट है वो करता था। तो एमजी नरेगा के रिगार्डिंग में एक पेटिशन फाइल हुआ कि पहले का जो पेंडिंग ड्यू है उनको प्रोवाइड किया जाए, और आर्टिकल 21 के अंडर में जो राइट टू वर्क है उसका रिकॉग्निशन यहाँ पे हो, ऐसा पेटिशन में फाइल हुआ है। हम यहाँ पे जो एमजी नरेगा और प्रेजेंट समय में जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण है, उन सभी के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको रीड करेंगे। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि एमजी नरेगा है, और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण है। एमजी नरेगा के अंदर में डिमांड ड्राइवन वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता था कि किसी पर्सन को डिमांड है तो वो रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन के कुछ दिनों के बाद में उनको जो जॉब है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो अप्रोच को चेंज किया गया है वो राइट बेस अप्रोच है, वो आपको विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार के अंदर में आपको मिलेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जो डे हैं वो 100 होते थे, जिसको इंक्रीज किया गया 125 के रूप से। जो फंडिंग का जो पैटर्न है वो आप देखिए कि पहले 90-10 का होता था, कि 10% का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट्स का है, 90% का कंट्रीब्यूशन है वो सेंटर का हुआ करता था, जिसको यहाँ पे चेंज किया गया है 60-40, स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा संख्या में रहेगा। अगर कोई सीजन है, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सीजन है, तो उस समय एमजी नरेगा का जो स्कीम है वो एग्जिस्टेंस स्कीम मीन्स कि उसका जो वर्क है वो नहीं रहेगा। ये भी यहाँ पे एक जो लिमिटेशन है उसको ये लगाता है कि एग्रीकल्चर के सीजन में कूलिंग ऑफ पीरियड है वो यहाँ पे प्रोवाइड होगा। अब उसको प्रेज किया गया है। राइट टू वर्क के बारे में तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही है कि डीपीएसपी के अंडर में इसका रिकॉग्निशन है। डीपीएसपी के अंदर में स्टेट्स को अपना पॉलिसी फ्रेमिंग में राइट टू वर्क है उसको कैरी आउट है वो करना चाहिए, और अभी आर्टिकल 21 के पार्ट के रूप से ये नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो वेसल्स हैं वो पास हो रहे थे, जो रेड सी का जो गल्फ ऑफ आदेन का एरिया है वहाँ से इंडियन वेसल्स थे ये बेसिकली, जिसको आप देखिए कि हाईजैक कर लिया गया है पायरेट्स के द्वारा। सोमालिया के एरिया के अंदर में, गल्फ ऑफ आदेन के एरिया के अंदर में इंसिडेंट है वो हुआ है। पहले भी हमारा जो नेवल फोर्स है उन्होंने ऑपरेशन संकल्प को कैरी आउट किया था, जिसके थ्रू वहाँ से हमारे जो शिप वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया था, जब रेड सी के अंदर में जो हमास और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था उस दौरान के अंदर में। यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी आप देखिए कि हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो किसी ना किसी तरीके से ऑपरेशंस को कैरी आउट करेंगे, या उन जो पायरेट्स हैं उनके साथ में कोई नेगोशिएशन है वो यहाँ पे किया जाएगा। हमारे 3 लाख के आसपास जो पर्सन है वो आप देखिए कि सी फेरर जो वर्कर हैं उसके रूप से काम करते हैं। तो हमारा इतना लार्जर नंबर के अंदर में संख्या है जो इन सी का जो ये जो एक्टिविटी है उनके अंदर में पार्टिसिपेशन हुआ करता है। तो हमें एक केयरफुल मैनर के अंदर में कंट्रीज़ का एक कोलिशन को सेटअप किया जाए कि ऐसा जो सिक्योरिटी थ्रेट है उनको डील किया जा सके। सी का जो वेसल एरिया है, ये जो ट्रेड का एरिया है, इसमें वैसे भी थ्रेट इंक्रीज हुए हैं। जैसे ब्लैक सी के अंदर में पास होने वाले जो शिप वेसल हैं जिसको रसिया यूक्रेन का फोर्सेज हैं वो टारगेट करते हैं। और भी आप देखिए कि अदर एरियाज़ के अंदर में भी जो शिप वेसल हैं उनको टारगेट किया गया, जैसे होर्मुज के एरिया से पास होने वाले वेसल्स उनको यहाँ पे। अभी रिसेंटली जो कोर्ट के द्वारा इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है, जो कि आप देखिए कि वर्कर्स को बार्गेनिंग पावर को ग्रांट करता था, तो उसको जो चेंज किया गया है, इसमें ट्रेड यूनियंस ने इसके अगेंस्ट में अपने जो कंसर्न है उनको रेज किया है। एग्जाम के पर्पज़ से तो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं
कि पहले जो 1978 का जो केस है उसके थ्रू किस तरीके से आप देखिए कि कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है उसके बारे में, और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के थ्रू एग्जिस्ट करता था। अभी हमारा जो जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है जिसमें जो इंडस्ट्री का डेफिनेशन है वो अप्लाई नहीं करेगा, जो बार्गेनिंग पावर उसको मिल रहा था। और फेबियन सोशलिज्म का वो कॉन्सेप्ट है जिसको हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क के थ्रू प्रमोट है वो किया गया। फिर आप देखिए कि कोई भी पर्सन जो लोअर लेवल के ऊपर में जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए अगर कोई प्रिपेयर करता है तो उसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गया था कि 3 ईयर का उस लॉयर को यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, उसका लॉ का प्रैक्टिस है वो 3 ईयर का होना चाहिए। उसको रिड्यूस करके 1 ईयर का जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे किया गया है कि लॉ प्रैक्टिस है वो 1 ईयर का होना चाहिए। और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि जब आपको बेंच के लिए जाना है, जब आपको यहाँ पे जुडिशियल सर्विस में जज के, डिस्ट्रिक्ट जज इस तरीके के पोस्ट के ऊपर में जाना है, तो आपको जो जो यहाँ पे बार का जो एडवोकेट है उनका जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो 3 ईयर का जो टेन्योर जो ड्यूरेशन था उसको रिड्यूस करके 1 ईयर का किया गया है। अभी क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हमने देखा, बट जो 3 ईयर का टेन्योर था उसका जो 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 इम्पैक्ट है वो क्या था। स्पेशली आप देखिए कि जो वुमेन लॉयर हैं, जो गर्ल लॉयर हैं, उनके ऊपर में यहाँ पे ये इम्पैक्ट करता था कि मैरिज से पहले जो आप एक तो सोसाइटल में आप देखिए कि मैरिज का प्रेशर होता है, और एजुकेशन के बाद में जो 3 ईयर के लिए उनका इस तरीके से लॉयर का प्रैक्टिस करना, और उसके बाद में उनको वो जो जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, वो आप देखिए कि एक अटैम्प्ट में नहीं निकले, सेकंड अटैम्प्ट के लिए वो तक प्रिपेयर करें, तो इतना समय है वो सोसाइटी में नहीं मिला करता है, स्पेशली जो गर्ल एस्पिरेंट हैं, जो गर्ल चाइल्ड हैं उसको यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर में ग्रेट निकोबार का जो आइलैंड है वहाँ पे जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपोजिशन का पार्टी ने अपना कंसर्न रेज किया। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है उसके रिगार्डिंग में जो जो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव था उसको विड्रोवल किया गया है, ईमेल का विड्रोवल हुआ है। और जो अभी आप देखिए कि जो फ्लड प्लेन्स के रिगार्डिंग में जो जो रूल्स को जो चेंज किया गया है, तो एनजीटी ने यहाँ पे सेंटर से अपना रिस्पॉन्स है वो मांगा है कि इसको चेंज है वो क्यों किया गया, स्पेशली जो रिवर का जो फ्लड प्लेन्स है उस एरिया के अंदर में। और एक पॉजिटिव न्यूज है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में कि जो 3 ईयर से आप देखिए कि बस का जो सर्विस वहाँ पे रुका हुआ था वो यहाँ पे फिर से रिज्यूम हुआ है। स्टूडेंट्स, मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आप देखिए कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, उसके थ्रू यहाँ पे एक इनिशिएटिव लाया गया है। मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि मोबाइल का मैन्युफैक्चर हमारे कंट्री के अंदर में इंक्रीज हो। तो एक स्कीम है जिसके थ्रू आप देखिए कि ओवरऑल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का एक इनिशिएटिव है वो लिया गया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो क्या पता होना चाहिए, क्या हमारी कंट्री के अंदर में जो नंबर ऑफ़ मोबाइल यूज़र हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट हैं क्या? तो नंबर ऑफ़ मोबाइल यूज़र हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट जो हैं वो चाइना के अंदर में है, चाइना में सबसे ज़्यादा हैं, इंडिया में सेकंड नंबर के ऊपर में आया करते हैं। हमारे यहाँ पे इश्यू क्या है मोबाइल यूज़र्स का? इश्यू ये है कि हमारे यहाँ पे एक तो सब स्टैंडर्ड डिवाइस का होना, कि काफ़ी बार जो डिवाइस के अंदर में आप देखिए कि कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन के अंदर में वो होना, पता नहीं है कि कौन यहाँ पे एंटीवायरस सिस्टम होना चाहिए, इस तरीके का जो थिंग्स है, मीन डिजिटल लिटरेसी है उसका ना होना, समय के साथ में फ्रॉड्स का इंक्रीज करना, डिजिटल डोमेन में फ्रॉड हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यू हैं जो हमारा मोबाइल थिंग्स के थ्रू एग्जिस्ट हैं वो किया करते हैं, इनको इसके रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जाए। जो यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन्स का जो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन है उसके रिगार्डिंग में जो सेंटर्स हैं वो डेवलप हों, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनको क्लीन कर सकें, ऐसे जो इश्यू हैं उनसे डील कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है, और आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है वो यहाँ पे टर्की और इजराइल के बारे में मेंशन करता है। कल हमने क्या रीड किया था? कल हमने रीड किया था कि सीरिया के वहाँ पे टर्की का डेलीगेशन पहुँचा, एक नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में एक बेस था, वहाँ पे टर्की का डेलीगेशन पहुँचा, और उस बेस को फिर इजराइल ने टारगेट है वो किया। बाद में टर्की के द्वारा क्या कहा गया है कि उनका जो फोर्स है उसको किसी तरीके से कोई इम्पैक्ट है वो नहीं हुआ है, और उनका कोई यहाँ पे जो डिमांड भी नहीं है कि वो बेस के ऊपर में अपने प्रेजेंस को कैरी आउट करें। तो ये सीरिया के उस बेस के बाद में है। अब टर्की के जो लीडर हैं उन्होंने आप देखिए कि एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है उसको इश्यू किया है। अरेस्ट वारंट है इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है उसको इश्यू है वो किया गया। अब इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट होगा तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का होगा, तो इंटरपोल का है, इंटरपोल के थ्रू, इंटरपोल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू इसको इश्यू है वो किया गया।
अभी किसके अगेंस्ट में हुआ है? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके अगेंस्ट में। अभी क्यों किया इस वजह से किया गया है कि उन्होंने जीनोसाइड का प्रैक्टिस किया है। उन्होंने जो गाजा के लिए जो आप देखिए कि जो फ्लोटिला जो वहाँ पे सपोर्ट के लिए जो वेसल से जो एड भेजा गया था, जो सप्लाई भेजा गया था, उसको ब्लॉकेज इन्होंने किया, इजराइल के द्वारा उसका इंटरसेप्ट करना, उसको ब्लॉकेज करना। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इनको जीनोसाइड का जो जीनोसाइड की रिगार्डिंग में आप देखिए कि अक्यूज्ड करते हुए इनकी रिगार्डिंग में जो अरेस्ट वारंट है उसको इशू है वो किया गया है। पहले इजराइल के जो लीडर हैं उन्होंने टर्की के जो लीडर हैं एर्डोगन, उनके रिगार्डिंग में कहा था कि जो एंटी सेमिटिक जो डिक्टेटर हैं उनको इस तरीके से बताया गया था कि इजराइल के जो पर्सन हैं उनके अगेंस्ट में जो हेट हुआ करता है उसको एंटी सेमिटिक के रूप से बताया करते हैं। तो एंटी सेमिटिक और डिक्टेटर के रूप से एग्जिस्ट करते हैं, ये उनका टर्की के लीडर के बारे में स्टेटमेंट था। इजराइल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में। एग्जाम के पर्पज़ से क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? एग्जाम के पर्पज़ से ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है, क्या इजराइल और टर्की का बॉर्डर शेयर होता है क्या? तो आप देखिए कि कोई बॉर्डर यहाँ पे शेयर नहीं होता है। इजराइल और टर्की के बिटवीन में सीरिया है वो एग्जिस्ट करता है, सीरिया वहाँ पे इस्टेब्लिश है, तो सीरिया एज ए बफर के रूप से काम करता है। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल के काफ़ी बार जो नोटिस हैं, अलग अलग कलर के इसके नोटिस हुआ करते हैं। तो आप देखिए कि किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करने का वारंट है तो किस कलर का नोटिस यहाँ पे रहेगा? रेड कलर का जो नोटिस होता है वो यहाँ पे वांटेड पर्सन के रिगार्डिंग में होता है। रेड कलर का जो नोटिस है वो किसके बारे में है? वांटेड पर्सन के बारे में। येलो कलर का जो नोटिस है वो किसके बारे में है? येलो कलर का नोटिस हुआ करता है कोई मिसिंग पर्सन है, कोई पर्सन है जो मिसिंग है, उनके रिगार्डिंग में ये इश्यू होता है, मिसिंग पर्सन है उनके बारे में। काफ़ी बार एक और नोटिस होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का होता है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी थिंग्स के रिगार्डिंग में, तो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ब्लू कलर नोटिस है उसको इशू किया जाता है। तो ये तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे ये न्यूज़ हुआ उसको हम रीड किए। अब आप देखिए कि अभी हमने एक यहाँ पे जो एड आया था, जो सपोर्ट आया था गाजा स्ट्रिप के लिए, एड का जो सप्लाई है जिसको एक स्मॉलर शिप के थ्रू भेजा जाता है जिसको हम फ्लोटिला के नाम से जानते हैं। रिसेंटली आप देखिए कि एक एड का जो सप्लाई है वो गाजा के लिए आने वाला था, और ये जो एड का सप्लाई है वो कहाँ पे पहुँच गया था? अल्बेनिया का जो रीजन है वहाँ पे पहुँच गया था, अल्बेनिया के लिए वहाँ पे पहुँचा था। अब ये जो अल्बेनिया जो है, अल्बेनिया एक कंट्री है, और आप देखिए कि वहाँ पे भी एक मूवमेंट है जिसको कि फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जिसको किसके नाम से जानते हैं? फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन। फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अल्बेनिया के वहाँ पे एक वेटलैंड है, वेटलैंड के अंदर में कुछ कंस्ट्रक्शन का जो ऑर्डर हैं वो दिए गए हैं, इस वजह से वहाँ के लोग मूवमेंट किए हैं, और जो लोग वहाँ पे मूवमेंट किए हैं उनको जो एड भेजा गया था उसका भी ब्लॉकेज हुआ था। अभी रिसेंटली 1-2 डेज बिफोर ये न्यूज़ है, वो न्यूज़पेपर में तो नहीं मेंशन था, जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ये मेंशन है वो किया गया था, कुछ अलग अलग जो न्यूज़ पोर्टल का वेबसाइट है उसके अंदर में। तो ये यहाँ पे एक फ्लोटिला के बारे में जो मेंशन था, तो हमने अल्बेनिया का जो फ्लेमिंगो रिवॉल्यूशन उस वेटलैंड के बारे में हमने देखा। वेटलैंड का नाम क्या है? जोसा नार्ता, विजोसा नार्ता इसको बोला करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जापान के बारे में। अब जापान का जो न्यूज़ है वो क्या है? जापान ने आप देखिए कि प्रोटेस्ट किया है रसिया के अगेंस्ट में, कि जो रसिया जो है उन्होंने कहा कि जो कुरिल नाम का जो आइलैंड है, कौन सा आइलैंड स्टूडेंट्स? कुरिल, जो कि आप देखिए कि जापान का जो होकाइडो है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, उसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर में ये जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है। और ये आइलैंड बेसिकली जो रसिया है अपना जो फार ईस्ट का जो रीजन है उसके अंदर में ये इसको कंसिडर है वो किया करते हैं कि फार ईस्ट के अंदर में जो सैखलिन जो उनका ओब्लास्ट का रीजन है उसके पार्ट के रूप से ये कुरिल आइलैंड है वो एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के कंट्रोल के अंदर में है। तो वहाँ पे वो मिसाइल का टेस्ट करेंगे। जापान इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वो करता है, जापान बोलता है कि ये हमारे हैं और यहाँ पे इस तरीके से मिसाइल का टेस्ट है वो आप नहीं कर सकते हो। वोल्कनिक आर्किपेलागो के अंदर में ये आइलैंड्स वो हुआ करते हैं जो कि रसिया के द्वारा सखेलिन जो उनका साखालिन जो उनका एक ओब्लास्ट का एरिया है फार ईस्ट के अंदर में, उसके थ्रू ये इसको कवर हैं वो करते हैं। और आप देखिए कि ये जो आइलैंड है वो पैसिफिक का जो एक्सटेंशन है उसको भी कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे एक सी है वो सिचुएटेड है।
तो पैसिफिक और जो एक अदर सी वाटर बॉडी है उसके बिटवीन के अंदर में ये जो आइलैंड है कुरिल आइलैंड वो वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे यूएस और साउथ कोरिया के बारे में है। एक कुछ दिनों का एक ड्रिल है, मिलिट्री ड्रिल को कैरी आउट करना था। नॉर्थ कोरिया ने ऑब्जेक्ट किया, यूएस के लीडर ने भी कहा कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो उनके क्लोज, उनका जो दोस्ती है, तो इसकी वजह से ये ड्रिल है उसको कुछ दिनों के अंदर में ही आप देखिए कि एंड है वो कर दिया गया। नॉर्दर्न कोरियन लीडर का अभी एक स्टेटमेंट आया है कि अभी वो इससे खुश नहीं है और वो पीस प्रोसेस के लिए भी रेडी यहाँ पे नहीं है साउथ कोरिया के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया के बारे में है। रसिया ने ड्रोन का अटैक किया, डबल टाइम्स अटैक किया है एक ही साइट के ऊपर में, तो जिसमें कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं यूक्रेन के वहाँ पे। तो ये यूक्रेन और रसिया के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि ईरान के द्वारा कहा गया कि यूएस किसी भी तरीके से अगर कोई थ्रेट करेगा तो उसको वो डील कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक थ्रेट हो। यहाँ पे यूएस के द्वारा क्या कहा गया था, यूएस के द्वारा कहा गया था कि जो ईरान के अगेंस्ट में वो मिलिट्री का जो अटैक करने के बजाय इकोनॉमिक थ्रेट को क्रिएट करेंगे। और कोई भी जो कंट्री है वो यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशन अगर रखता है, यूएस के इंटरेस्ट को हर्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट में भी वो एक्शंस हैं वो लेंगे जो ईरान के साथ में ट्रेड करेगा। पाकिस्तान के जो फॉर्मर लीडर हैं इमरान खान, उनको आप देखिए कि जेल से एक हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया था मेडिकल चेकअप के लिए, और उनको वापस से जो शिफ्ट है वो किया गया है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है म्यांमार के बारे में। अब म्यांमार के अंदर में क्या हुआ है, एक आप देखिए कि मोनेस्ट्री का जो एरिया है वहाँ पे एक अटैक हुआ है प्रो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में काफ़ी सारे लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे, तो म्यांमार का जो मिलिट्री है उन्होंने स्ट्राइक किया। ये किस रीजन के अंदर में हुआ है, म्यांमार के वहाँ पे एक सेगिंग का रीजन है, सेगिंग रीजन है, उसके अंडर में आप देखिए कि ये बेसिकली यहाँ पे ये जो अटैक किया गया मोनेस्ट्री के अंदर में। क्या हमारे यहाँ पे भी, हमारे कंट्री के अंदर में भी कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं क्या, हमारे कंट्री के अंदर में भी कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं वो एग्जिस्ट करते हैं क्या, उनको आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। एक दो मिनट जो मोनेस्ट्री हैं वो बता देना। लद्दाख के वहाँ पे कोई मोनेस्ट्री आपको पता हो, अरुणाचल प्रदेश के आपको वहाँ पे कोई पता हो क्या। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन है वो पूछा था 14 या 15 में मोनेस्ट्री के रिगार्डिंग में। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान के अंदर में जो भी मिलिटेंट एक्टिविटी हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक डिस्कशन में कहा कि फॉरेन स्पॉन्सर ये यहाँ पे मिलिटेंसी है, फॉरेन स्पॉन्सर ये प्रॉक्सी वॉर है वो आपको मिलता है। किसी कंट्री को वहाँ पे मेंशन नहीं था, बट पाकिस्तान मैक्सिमम इंडिया के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाता है और इंडिया उनको डिनाई करता है कि इंडिया का उनका जो कंट्री है उसकी तरह कोई एक्टिविटी नहीं है कि कोई क्रॉस बॉर्डर कोई टेररिज्म है उसको यहाँ पे सेंड है वो करे। तो आप देखिए कि उनके जो आर्मी चीफ है उनका ये स्टेटमेंट आया है कि बलूचिस्तान का जो रीजन है एक तो मिनरल रिच एरिया है, काफ़ी सारे जो मिनरल्स हैं वो मिला करते हैं उस एरिया के अंदर में। और इसके अंदर में आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी पास करता है, तो ये पाकिस्तान से ज़्यादा ये चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है। चाइना का जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के लिए वहाँ से उसका कॉरिडोर है उसका पास करना, पाकिस्तान के मिनरल्स को वो यूटिलाइज कर सकें, इसको डिफेंस के इक्विपमेंट इसके रिवर्स के अंदर में वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से जो मिनरल्स हैं उनका वो यूटिलाइजेशन के लिए चाइना के लिए एरिया है वो मोर इम्पोर्टेंट है। इस एरिया के अंदर में एक सोशल एक्टिविस्ट हुआ करते थे, बलूच कम्युनिटी के लिए जो काम किया करते थे, उनका नाम है मेहरांग बलोच है, मेहरांग बलोच है। उनको रिसेंटली आप देखिए कि जो जेल के अंदर में भेजा गया था एक केस के अंदर में। तो मेहरांग बलोच एक सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान कम्युनिटी के लिए, बलूच कम्युनिटी के लिए। उनको जेल में भेज दिया गया था, कुछ दिनों पहले हमने इसको रीड है वो किया था। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला हो, जो भी यहाँ पे आपको आप देखिए कि एक्स्ट्रा नॉलेज मिला हो, उसको आप नोट डाउन कीजिए। और अगर आपको ये जो लेक्चर है वो सही लगा है तो अपने जो एस्पिरेंट जो आपके दोस्त हैं उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, होमवर्क को ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।